आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, एक एक करके तंत्र हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के। आज हम श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे ऊर्जा बनती है, ये सब इस क्लास में डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा खुद का मानव जो श्वसन तंत्र है वो कैसा होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, वो मेनली आज हम डिस्कस करने वाले। ये हर एक सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो हमारे जो फाइलम्स हैं, यानी कि हमारे जो भी संघ हैं जो हम पढ़ चुके हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा, इन सभी में उस सिस्टम को हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो और भी अगर कुछ डाउट आपके बच्चे कुछ हो इनसे रिलेटेड तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पोरीफेरा से। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इनमें क्या होता है, ये कैसे सांस लेते हैं, है ना। जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम देखा, फिर उसके बाद जो भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, वो कैसा होता है इन सभी में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस बार बने हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा और एनालिडा तक अगर हम आए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एनालिडा तक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, स्पेशल कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ये अपनी बॉडी सरफेस यानी कि अपनी जो स्किन है उससे सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं, बॉडी सरफेस से, यानी कि शरीर की जो त्वचा है, परत है, त्वचा है, परत है, उससे क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। यानी कि इनका जो श्वसन है, श्वसन अंग बोल दो, इनका श्वसन तंत्र बोल दो, क्या है, इनकी स्किन है। ठीक है, अपसेंट, हाँ अपसेंट तो नहीं होता है। देखो अभी रोय, अपसेंट का मतलब ये है कि सांस तो लेते हैं, ये ऑक्सीजन तो इनके अंदर भी जाती है, लेकिन डिफ्यूजन, जी हाँ बिल्कुल डिफ्यूजन, विसरण के माध्यम से, इसीलिए तो बोला है बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से करते हैं, डिफ्यूजन से करते हैं, विसरण से करते हैं। ठीक है, किससे किए जाती है, विसरण। इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये बाहर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सांद्रण ज्यादा होता है, बॉडी में कम हो जाती है, तो ज्यादा से कम की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो बिल्कुल जी हाँ, डिफ्यूजन है, बॉडी सरफेस है, इनकी स्किन है, उससे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल इजी है। और देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस मिल गया, रट लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। अब इसमें से किसी भी एक जीव का नाम अगर मैं आपको बोल दूं, मान लो मैं अर्थवॉर्म का पूछा जाता है एग्जाम में, जो केचुआ है वो सांस कैसे लेता है, तो केचुआ किस में आता है, इसमें से, है ना, एनेलिडा में आता है ना। और फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म में किसी एक फ्लैट वॉर्म का अगर आपको नाम दे दे, चपटे कृमि का नाम दे दे, गोल कृमि का नाम दे दे, स्पोंज का नाम दे दे, स्पोंजिया बोल दे, या फिर सिलेंट्रेटा में कोई से जीव का नाम बोल दे, आपसे हाइड्रा पूछ ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी। आपको मैं एग्जाम्पल पढ़ा चुकी हूँ, पोरीफेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, सिलेंट्रेटा में कौन कौन से जीव आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से जीव आते हैं, नेमाटोडा और एनालिडा में कौन कौन से जीव आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किसी एक जीव का नाम लेकर क्वेश्चन पूछे और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये अपना श्वसन किससे करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी जीव हैं विद एग्जाम्पल सभी को याद होना चाहिए, वो किससे श्वसन करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से, डिफ्यूजन से, विसरण से श्वसन करते हैं। समझ में आ गई सभी बच्चों को बातें। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, चलो अर्थवॉर्म का वैसे एग्जाम कहीं कहीं ना आपको सुनने को मिलता ही है कि जो अर्थवॉर्म है यानी कि केंचुआ है वो कैसे श्वास लेता है, उसका श्वसन तंत्र का नाम बताओ, श्वसन अंग का नाम बताओ, तो क्या आता है आंसर, क्या लिखा जाता है, त्वचा, स्किन, बॉडी सरफेस। ठीक है, समझ में आई सभी बच्चों को बातें। तो कोई भी पढ़ो तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, रटो नहीं, है ना।
अगर मैंने जनरल बता दिया आपको कि यहाँ से यहाँ तक के जीव सरफेस से, अपनी त्वचा से, अपनी बॉडी की स्किन से श्वसन करते हैं विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के हेल्प से, तो अगर किसी भी एक जीव का नाम इसमें से दे दूं, मैं हाइड्रा का पूछ लूं और प्लेटी हेलमेंथिस का पूछ लूं, केचुए का पूछ लूं, तो क्या लिखोगे? बॉडी सरफेस, स्किन। ठीक है, चलो बाय स्किन, जी हाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सभी को समझ में आया? देखो, जो अपनी स्किन से सांस लेते हैं ना, उनका जो रेस्पिरेशन होता है, उनका जो श्वसन होता है, उसका एक अलग ही नाम है, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलो आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता क्या है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब कैसे रेस्पिरेशन? क्यूटेनियस, ध्यान रखना, क्यूटेनियस श्वसन। अब क्यूटेनियस श्वसन क्या होता है? तो ऐसा श्वसन जिसमें जीव अपनी त्वचा से, अपनी बॉडी की सरफेस से श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसे कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, है ना, रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन। समझ में आई बात? त्वचा के द्वारा जो श्वसन होते हैं उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन क्या कहलाता है? क्यूटेनियस श्वसन कहलाता है। बात समझ में आ गई सभी को? तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बाय चांस एक वर्ड आ जाए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसमें होता है? तो पोरीफेरा से लेके एनालिडा तक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। कंफ्यूज ना होए, क्योंकि टेक्निकल टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा है ना, आर्थ्रोपोडा हम सब पढ़ चुके हैं, क्लास भी पढ़ी थी हमने आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का क्या? तो आर्थ्रोपोडा का ये है बच्चों कि इसमें हमने अलग अलग क्लास पढ़ी थी। कौन कौन सी? क्रस्टेशिया पढ़ी थी, अरेक्नाइडा पढ़ी थी, और उसके अलावा इंसेक्ट पढ़े थे, वो सभी आर्थ्रोपोडा में आते ना, कीड़े मकोड़े ये सब। तो इसकी क्लास वाइज इनमें क्या मिलते हैं? अलग अलग श्वसन अंग, श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। तो चलो पहली क्लास जो हमने इसकी क्लास है ना, क्लास पढ़ी थी ना, संघ, संघ के बाद वर्ग, तो इसका जो क्लास है, वर्ग है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया। अब क्रस्टेशिया जो थी उसमें कौन से जीव थे? क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में कौन से जीव आते हैं? कौन से जीव आते हैं क्रस्टेशिया? जी हाँ, कौन से जीव आते हैं क्रस्टेशिया में? किसी को याद है? केकड़ा, है ना, केकड़ा, प्रॉन, झींगा, ये सब किस में आते हैं? क्रस्टेशिया में आते हैं। तो ये किसके द्वारा? पहले तो इनके एग्जाम्पल कुछ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। क्रेब, प्रॉन, ये देखे थे ना हमने, केकड़ा, केकड़े आ जाते हैं, झींगा आ जाता है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? हमने किस में पढ़े थे? क्रस्टेशिया में। तो ये ज्यादातर क्या, कहाँ पर मिलते हैं? पानी में मिलते हैं, इसलिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जी हाँ, गिल्स, और बुक लंग्स नहीं, गिल्स, इसकी बात कर रहे हैं हम। आर्थ्रोपोडा में अलग अलग मिलेंगे आकाश आपको। पहले क्रस्टेशिया वाली क्लास जिसमें केकड़ा जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोडा भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये किससे श्वसन करते हैं? तो ये जो है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गिल्स है। क्या है? गिल्स है। हुक गिल्स भी लिखा हुआ कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, हुक गिल्स, यानी कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा भी बोल दो। एक्वाटिक मतलब आर्थ्रोपोडा जो जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंगते वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कीड़े मकोड़े, दैट मीन्स आर्थ्रोपोडा बहुत सारे आपको पानी में भी मिलते हैं।
तो क्रस्टेशिया बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, एक्वाटिक, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा यानी कि जलीय आर्थ्रोपोडा वाले जो जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें भी क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, बुक गिल्स पाए जाते हैं। क्रस्टेशिया क्लास वालों में भी यही मिलते हैं। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्लास कौन सी थी, नेक्स्ट क्लास थी हमारी अरेक्नाइडा, जिसमें कि मकड़ी और ये सब आते हैं। दूसरी क्लास कौन सी पढ़ी थी हमने, अरेक्नाइडा, अरेक्नाइडा। इसमें क्या आती है, मकड़ी बिच्छू ये सब इसी में आते हैं अरेक्नाइडा में। एग्जाम्पल इसके लिखो, स्पाइडर याद कराने के लिए ताकि दिमाग में आ जाए, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो है ना, मकड़ी, बिच्छू, ये सब इसमें आते हैं अरेक्नाइडा। और इसमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं बुक लंग्स। क्या पाए जाते हैं, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, बुक लंग्स। किताब के जैसे दिखते हैं इसलिए इनका नाम बुक लंग्स रख दिया गया है ना। किताबी फेफड़े लिख लो, या बुक, बुक लंग्स या बुक फेफड़े लिख, है ना। किताबी फेफड़े भी इन्हें कहा जाता है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिखने में किताब के जैसे होते हैं, इसलिए इनको बुक लंग्स कहा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई। अब क्या बचा, इंसेक्ट। इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। कीड़े मकोड़े जिसमें आते हैं, जिनके 6 पाँव होते हैं, पहचानने का तरीका सभी को याद है ना, इंसेक्ट, इंसेक्टा या इंसेक्ट, इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े, कीड़े जिन्हें हम कीड़े कहते हैं, ट्रू वाले, जिनको पहचानने का तरीका है क्या है, इनमें 6 पाँव होते हैं, 2 3 इधर और 3 इधर। ये बहुत ही पहचानने का इनको तरीका है। जी हाँ बिल्कुल प्रतीक। चलो तो इंसेक्टा की बात करते हैं, कीड़े मकोड़े, इनमें क्या पाया जाता है, ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, है ना। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कॉकरोच लिख लो, कॉकरोच लिख लो, और भी बहुत सारे हैं कीड़े मकोड़े, बहुत सारे हैं। मक्खी लिख लो, कॉकरोच, मक्खी, ये सब किस में आते हैं, इंसेक्टा। अब इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, इनमें क्या पाया जाता है, ट्रेकियल ट्यूब्स पाई जाती है। श्वास नली के द्वारा ये श्वसन करते हैं, इनमें श्वास नली होती है, ट्रेकियल ट्यूब कहा जाता है। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, श्वास नलिका, इसके माध्यम से श्वास नली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जीव होते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं, स्पेशली इंसेक्ट किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, तो ट्रेकियल ट्यूब, श्वास नली के माध्यम से श्वसन करते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को। कौन सा सेकंड वाला पूछ रहा हो, अरेक्नाइडा वाले, बुक लंग्स, बुक लंग्स के द्वारा। ये सेकंड वाला अरेक्नाइडा बुक लंग्स के द्वारा, यानी कि बुक फेफड़े, फेफड़े होते हैं लेकिन किताब के शेप के जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें बुक लंग्स कह दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लास थी अलग अलग। यहाँ तक समझ में आया, किसी को डाउट। आर्थ्रोपोडा वाले यहाँ पर हमारे हो गए। चलिए अब आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलास्का। मोलास्का वाले जीव, मोलास्का वाले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मोलास्का में, मोलास्का जो होते हैं, मोलास्का वालों में हमने क्या पढ़ा था, इनमें फीदर लाइक गिल्स होते हैं, पंख के जैसे गिल्स होते हैं इनकी मेंटल कैविटी के अंदर। पढ़ा था, याद आया कुछ, तो इनका लिखो मोलास्का वालों का। मोलास्का में क्या लिखोगे, फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक गिल्स किसमें होते हैं, फीदर लाइक गिल्स इन मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। इनके अंदर जो खाली जगह थी ऊपरी सतह पर क्या नाम देते हैं, मेंटल गुहा। मेंटल गुहा में पंख जैसे गलफड़े थे, किसमें, मोलास्का में। और मोलास्का में कौन से जीव आते हैं, स्नेल वगैरह ये सब, है ना। चलो तो फीदर लाइक गिल्स इन, तो पंख
जैसे गलफड़े पाए जाते हैं, गलफड़े मेंटल गुहा में, मेंटल गुहा में। समझ में आई? मोलास्का वालों में क्या पाया जाता है? चलो अब बात करते हैं हम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हमने क्या पढ़ा था? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसके द्वारा ये अपना सारा काम करते हैं। वाटर वेस्कुलर, हर एक को हम डीप में नहीं देखेंगे क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हमने जब फाइलम पढ़ा था तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। फीदर लाइक गिल्स भी बताया था आपको, है ना? ये सब समझ में आई बात? तो क्या होता है, किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, जल संवहनी तंत्र इनमें पाया जाता है। इसके माध्यम से ये मैक्सिमम अपना काम कर लेते थे। इकाइनोडर्मेटा। स्ट्रक्चर का फर्क है राघव कुमार, स्ट्रक्चर का फर्क है, हम डीप में नहीं जाएंगे, है ना? बुक लंग्स का शेप थोड़ा किताब के जैसा होता है, इसलिए उसका नाम भी बुक गिल्स रखा। और हमारे जो फिश के गिल्स होते हैं वो नॉर्मल अलग टाइप का शेप होता है, तो शेप का फर्क होता है, इसलिए बुक लगा दिया। उसके गिल्स होते हैं वो भी गिल्स होते हैं, जैसा गिल्स का काम होता है श्वसन करने का, वैसा ही बुक गिल्स का भी होता है। संरचना जो है इनका, किस तरह से इनकी बनावट है उसमें अंतर होता है, इसलिए उसको बुक गिल्स बोल दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बात करते हैं कोर्डेटा। कोर्डेटा में श्वसन किस तरह से होता है? लेकिन उससे पहले जो गिल से श्वसन करते हैं ना, जो गिल्स से श्वसन करते हैं, कहाँ लिखा था हमने? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लिखा था। और एक ब्रेंकियल, दूसरा वाला रेस्पिरेशन होता है ब्रेंकियल। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। अब ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्या? जितने भी जीव जो होते हैं बच्चों, जो अपने गिल्स से श्वसन करते हैं, जैसे कि मछलियां हो गई, मेंढक भी हो गए, बहुत सारे गिल्स का यूज करते हैं, गलफड़े। तो अगर गलफड़ों से श्वसन कर रहे हैं तो उस श्वसन को हम कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल श्वसन कहा जाता है। समझ में आई? ब्रेंकियल श्वसन क्या होता है? बाई चांस गलती से ब्रेंकियल श्वसन नाम आ गया तो गड़बड़ मत कर देना। रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स। क्या? रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स। अगर गलफड़ों के माध्यम से श्वसन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेंकियल श्वसन। गलफड़ों यानी कि गिल्स के माध्यम से श्वसन क्या कहलाता है? ब्रेंकियल श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलो अब बच्चे कुछ फेफड़े हैं तो फेफड़े का भी लिख ही देते हैं। तो फेफड़ों से अगर श्वसन करते हैं जीव जैसे कि हम, तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। पल्मोनरी वर्ड यूज होता है, फुफ्फुसी श्वसन कहा जाता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, फुफ्फुसी श्वसन, फुफ्फुसी श्वसन क्या होता है? फुफ्फुसी श्वसन, रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स। फेफड़ों के माध्यम से अगर आप श्वसन कर रहे हो तो उसे कहेंगे फुफ्फुसी श्वसन। फेफड़ों के माध्यम से श्वसन। समझ में आ गई सभी को बात? 3 तरह के श्वसन के नाम अगर सुनने को कहीं पर मिल जाए बाय चांस एग्जाम में या कहीं भी पढ़ते पढ़ते, तो कंफ्यूज मत होना। चमड़ी से, स्किन से, त्वचा से श्वसन क्यूटेनियस, और गिल से तो ब्रेंकियल, और फेफड़ों से तो फुफ्फुसीय पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो गिल्स के टाइप हम नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में नहीं पूछे जाते और हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने प्रकार के गिल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम कोर्डेटा की। कोर्डेटा में जो जीव आते हैं उनमें श्वसन किस तरह का होता है? कोर्डेटा
कोर्डेटा में भी आपको अलग अलग जीव मिलेंगे, एम्फीबियंस अलग मिलेंगे, उभयचर अलग मिलेंगे, रेप्टाइल्स अलग मिलेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, है ना। उभयचर जो कि लैंड और वाटर दोनों में मिलते हैं, पानी और जमीन दोनों पर पाए जाने वाले जीवों को उभयचरों की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मेंढक, है ना। जितनी भी मेंढक की कैटेगरी होती है, फ्रॉग, मेंढक, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, एम्फीबियंस, उभयचर। इनमें क्या क्या होता है, तो इनमें ये तीन तरह के, इनमें श्वसन एक ही के अंदर तीन तरह की चीजें मिल सकती है। ये स्किन से भी करते हैं, लंग्स भी पाए जाते हैं, गिल्स भी होते हैं। क्या क्या होते हैं इनमें, इनमें गिल्स यानी कि गलफड़े, गलफड़े भी होते हैं। अब दोनों जगह रहना है तो सब कुछ मिलेगा इनमें। दोनों जगह रहना है, पानी में भी रहना है, जमीन में भी रहना है, तो जब पानी में रहे तब गलफड़े यूज कर लें, और जब पानी से बाहर आए तो फेफड़े यूज कर लें। तो गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, इनमें फेफड़े भी पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, स्किन से भी करते हैं, है ना। स्किन, मॉइस्ट स्किन बोल दो, स्किन बोल दो, त्वचा बोल दो, तीनों से ये शोषण कर, ठीक है। मेंढक की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है मेंढक से जुड़ा हुआ, वो ये है कि मेंढक जब लार्वा कंडीशन में होता है, जब पूरी तरह से बनता नहीं है, जब उसका जन्म होता है तो लार्वा उसे कहते हैं, ठीक है। आकाश तीन तरह से करता है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आप लोगों को। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो जो मेंढक है ना, मेंढक जब लार्वा स्टेज में होता, लार्वा, छोटा मेंढक, बेबी मेंढक बोल दो, लार्वा। और ये जो है एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट फ्रॉग की बात यहाँ पर करते हैं कि युवा या बड़ा या विकसित मेंढक, युवा मेंढक की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, श्वसन, किस तरह से ये श्वसन करते हैं। तो लार्वा, लार्वा क्या करता है, लार्वा अपने गिल्स, गिल्स से श्वसन करता है, इससे, गिल्स से, गलफड़ों से, है ना। उसमें कुछ विकसित नहीं होते हैं, बड़ा होता है तब जाके लंग्स बनते हैं, है ना। तो जब मेंढक, अब मेंढक की बात करें, ये तो बेबी मेंढक हो गया, है ना। आगे देखेंगे क्रोकोडाइल किस में आता है, वो भी देखेंगे हम, क्रोकोडाइल भी देखेंगे। अभी मेंढक की बात कर लें, क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहेगा तो उसमें भी लंग्स मिलेंगे, है ना। क्या होंगे, लंग्स होंगे, लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, स्किन से भी करते हैं, ठीक है। बताते हैं, चलो पहले इसका सुनो। लार्वा में रहता है तो गिल्स यानी कि गलफड़ों से, और जब एडल्ट फ्रॉग हो जाता है, बड़ा मेंढक हो जाता है, युवा मेंढक हो जाता है, तो ये लंग्स का भी यूज करता है और स्किन से करता है ना। फेफड़ों के माध्यम से, देखो जब पानी में चला जाएगा तो स्किन यूज करता है, त्वचा से, डिफ्यूजन के माध्यम से, और जब पानी से बाहर आ जाएगा तो क्या यूज करेगा, फेफड़े, गिल्स यूज नहीं करता है युवा होने पर, है ना। चलो बात आ गई समझ में, मॉइस्ट स्किन से एडल्ट हो जाएगा तब। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट जो है रेप्टाइल। आगे क्या है, रेप्टाइल्स। देखो इसमें जितने भी जीव आएंगे, अब एम्फीबियंस का मैंने क्या लिख दिया कि लंग, स्किन और गिल से श्वसन करते हैं। अब जो भी इसके अंदर आएंगे जीव, जैसे कि आप क्रोकोडाइल का पूछ रहे हो, तो क्रोकोडाइल भी क्या है, फिर लंग्स का यूज करेगा। क्रोकोडाइल किसका यूज करता है, लंग्स का यूज करता है, उसमें फेफड़े पाए जाते, ठीक है। चलो अगली क्लास की बात करते हैं, नेक्स्ट रेप्टाइल। रेप्टाइल है ना, सरीसृप, रेंगने वाले, जैसे कि स्नेक हो गया। इनमें क्या होता है, इनमें क्या पाया जाता है, लंग्स से करते हैं, इनमें लंग्स पाए जाते हैं। जैसे कि जितने भी रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं वो सब लंग्स। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख लो, ये किससे करते हैं, लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। समझ में आ गई बात। तो क्रोकोडाइल हो गया, वो भी लंग से करेगा, जिसने क्रोकोडाइल का पूछा,
है ना। तो लंग्स से करेगा, क्रोकोडाइल का जिनको कंफ्यूजन है वो लिख लेना, फेफड़े से श्वसन करता है। चलो आगे बात करते हैं मेमल्स। मेमल्स, अब मेमल्स हम हैं तो मेमल्स का तो सभी को याद रहेगा, इनके पास भी पाए जाते हैं फेफड़े, स्तनधारी जी। इनके पास भी क्या होते हैं बच्चों, लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स यानी कि फेफड़े, पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल, अब फिश की बात करते हैं। फिश का तो पूछा ही जाता है और सभी को याद भी है ना। फिश का सभी को याद है, फिश यानी कि मछली, मछली का सभी को याद है ना, गिल्स, गलफड़े पाए जाते हैं इनमें। और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है अगर इसका रेस्पिरेशन का, गिल्स, फेफड़, सॉरी, गलफड़े। अब कौन बचा, बर्ड, पक्षी तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, पक्षी पूरा पढ़ चुके हैं। पक्षी का मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था, लंग्स पाए जाते हैं उनमें। बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स जिन्हें एवीज भी कहा जाता है, एवीज पक्षी, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें भी लंग्स होते हैं, है ना। एयर सेक याद है सभी को, में भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। और सभी को पता ही होगा एयर सेक भी होते साथ में, एयर सेक कि वायु के जो थैले थे साइड में गुब्बारे जैसे फूले हुए, अगर किस याद आ रहा हो तो, एयर सेक, वायु कोश, वायु कूप, वायु कोश बोल सकते हो, ये थे ना, इस तरह से ऐसे लगे हुए थे साइड में, ऐसे ऐसे के लंग्स के लेफ्ट राइट साइड में। याद आ गया सभी को, चलो। तो ये हो गए सारे जितने भी फाइलम्स हैं और उनकी क्लासेस हैं, उनके क्या रेस्पिरेटरी अंग, ठीक है। समझ में आई, किसी को डाउट नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। बॉडी सरफेस स्किन से कर लेंगे, आर्थ्रोपोडा में अलग अलग हैं, कोई किससे करेगा, कोई किसी में बुक लंग्स होंगे, किसी में गिल्स होंगे, ठीक है। और मोलास्का, मोलास्का में फीदर लाइक गिल्स होते हैं, मोलास्का में भी गिल्स होते हैं लेकिन फीदर लाइक गिल्स मेंटल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, वो याद रख लो, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम से सारा काम चलता है। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में अलग अलग कैटेगरी जो कि हम देख ही चुके हैं, अलग अलग, मेंढक में अलग मिलेगा कॉर्डेटा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से अगर ऐसे पूछ लिया जाए ना, अब एम्फीबियन में जो भी जीव आएंगे उनमें ज्यादातर मैक्सिमम लंग्स मिलेंगे और स्किन से करेंगे, पानी में जाएंगे तो स्किन से, बाहर आ जाएंगे तो लंग्स मिलेंगे। लार्वा स्टेज में गिल से करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट, रेप्टाइल्स, मेमल्स, फिश और बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम सभी को आ गए समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ के मैंने लिख दिए हैं, दिख रहा है अच्छे से, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, रिवीजन के लिए कि भूल ना जाए आप। मछली हो गई, मछली का मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, गलफड़े, ठीक है। इंसेक्ट, कीड़े जो हैं, कीड़े मकोड़े, इनमें क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम होता है, श्वास नलिका, श्वास नलिका होती है इनमें, श्वास नली जैसा सिस्टम होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है। अब स्पाइडर, स्पाइडर किस में आ रहा था, क्रस्टेशिया और इनमें अरेक्नाइडा वाले जीव, है ना, ऑर्थोपोडा में। मकड़ी का अगर पूछ ले तो देखो इनका अगर फाइलम का, इनका जो संघ है, अगर उसका आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम याद है तो उसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े में, कीड़ों मकोड़ों का आप लिख दोगे, कोई सा भी कीड़ा, आप कीड़े में कॉकरोच का भी पूछ सकते हैं, है ना। कीड़े अगर आ गए तो कीड़े में कॉकरोच का पूछ ले, मक्खी का पूछ ले, घुमा के किसी का भी कीड़े का भी पूछे तो श्वास नलिका ही आपको लिखनी है। इसके बाद स्पाइडर किस कैटेगरी में आता है, उसमें बुक लंग्स होते हैं, है ना, बुक वाले फेफड़े होते हैं, किताबी फेफड़े बोल सकते हो, इनका शेप ऐसा होता है जस्ट लाइक बुक, एक बुक के जैसा, इसलिए इन्हें बुक लंग्स कहा जाता है। कैटरपिलर, स्पाइरेकल्स, कैटरपिलर जो है, क्या कहते हैं कैटरपिलर को, कच्ची घोड़ा समथिंग कुछ हिंदी में नाम है, शुद्ध हिंदी वाला नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, ग्रीन कलर का होता है ना, उसमें स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, स्पाइरेकल्स,
मेन आदमी का पूछ ले, मानव, है ना, मानव का पूछ ले, आदमी का पूछ ले तो फेफड़े, सभी बता दोगे, ये तो बहुत इजी है। फेफड़े के माध्यम से। अमीबा, अब अमीबा किस में आता है? अमीबा, तो जो ये अमीबा और लोअर वाले हैं ना, लोअर वाले जीव, एनिमल से भी नीचे चले जाओ, सब डिफ्यूजन ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विसरण। जब एनिमल में ही, अब ये एनिमल तो है नहीं अमीबा, है ना, एनिमल नहीं है ना अमीबा, इसमें आता है प्रोटिस्टा। तो एनिमल से नीचे वाले जीव का भी अगर पूछ ले तो डिफ्यूजन लिख देना, विसरण लिख देना, क्योंकि उनमें तो कुछ होता ही नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक वाले छोटे छोटे जीव होएंगे, मिलेंगे, इसलिए विसरण। स्पोंजेस, अब स्पोंज, स्पोंज, अब वाटर फ्लो थ्रू द ऑस्कुलर सिस्टम लिखा तो है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है स्किन। कहाँ से फ्लो हो रहा है? स्किन से ही तो हो रहा है ना, त्वचा से, बॉडी सरफेस, है ना, बॉडी सरफेस। अर्थवॉर्म, केंचुआ। मॉइस्ट स्किन बताया था मैंने, स्किन, है ना, नम, त्वचा से। फ्रॉग, मेंढक, अब मेंढक का यहाँ पर लंग्स और स्किन मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेबी मेंढक की बात नहीं करी है, बाकी तीनों सही है, गिल से भी करेगा, लंग्स और स्किन से भी करेगा। फेफड़े और, फेफड़े और त्वचा, वह त्वचा दोनों से, अंदर रहेगा तो त्वचा से, बाहर रहेगा तो फेफड़े से श्वसन करेगा। तो ये कुछ नाम वाइज मैंने बता दिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम हमारा जो मानव का तंत्र है, श्वसन तंत्र, वो देखेंगे कि क्या होता है, कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं, नाक से लेके फेफड़ों तक, वो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। मानव श्वसन तंत्र कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, ऑस्क्यूलम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल दो, या बाहर उसी से ही निकालता है जो निकालता है पानी बचा कुचा, है ना। चलो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी नाक से। कहाँ से हवा जा रही है? नाक में जा रही। ठीक है, कैसी, अब नाक बनाने की जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी ये नोज है, यहाँ पर आपके क्या, दो छेद मिलते हैं, ये नोज है, नोज में दो छेद मिलते हैं, उन छेदों को हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका छिद्र कहते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं। इन्हीं नोस्ट्रिल के माध्यम से क्या कहा जाती है? हवा हमारी अंदर, बॉडी के अंदर प्रवेश कहाँ से करती है? इन्हीं नोस्ट्रिल दो छेदों के बीच में से करती है, और इन छेदों में बाल होते हैं, है ना, क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अगर इन कुछ भी कचरा अगर हवा के माध्यम से आता है, या कुछ भी बड़े बड़े कीड़े मकोड़े आ गए, मान लो हवा जो तेज चल रही है, या फिर कुछ कचरा आ रहा है, तो वो कहाँ पर, ये जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारी नोस्ट्रिल के अंदर, नाक का छिद्र के अंदर, उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यहां से शुरुआत होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बना कहाँ से है? हर एक सिस्टम हम देखते हैं, या तो 3 लेयर होती है ना, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, या तो मेसोडर्म से बनेगा या एंडोडर्म से बनेगा। एक्टोडर्म तो सबसे बाहर वाली होती है, उससे ऑर्गन बनते नहीं है। तो ये किससे बनता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र, ये भी लिख लो, एंडोडर्म से बनता है। एंडोडर्म, एंडोडर्म कहाँ से बना है? जनन परत, 3 जनन परत पढ़ी है हमने, जिन 3 जनन परत में से कौन सी जनन परत से हमारा रेस्पिरेटरी, हमारे फेफड़े, हमारे ट्रेकिया, ये सब किससे बना है बच्चों? किससे बना है? एंडोडर्म से बना है। हार्ट किससे बना था? ये याद रखना। स्केलेटन किससे बना था? ये याद रखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें। चलो,
तो सबसे पहले नाक की बात करते हैं। तो नाक में, सिर्फ नाक में 2 चीज़ें मिलेगी, 2 छेद होते हैं जिन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं। इन नोस्ट्रिल के अंदर छोटे-छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बाल बोल सकते हो, रोम बोल सकते हो, जो क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल हो, धूल के कण हो, कचरा हो, कुछ भी हो, वो सारा यहाँ आकर फँस जाता है, ट्रैप हो जाता है। पॉल्यूशन से बचाते हैं ये हेयर फॉलिकल्स हमें, हमारी बॉडी को। ठीक है? यहाँ पर तक बात समझ में आ गई? नाक तो सभी को आ गई होगी समझ में। हाँ, स्केलेटन, मेसोडर्म, ये एंडोडर्म। चलो, नाक समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नाक के बाद क्या आता है? नजल कैविटी। क्या आती है? नजल कैविटी आती है, नासिका गुहा। चलो, डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की जाएगी आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नजल कैविटी, ठीक है, ये तो हमारी नाक हो गई। नाक के 2 छेद हो गए। अब इसके अंदर एक खाली जगह है, गुफा जैसी है। जो भी गुफा या खाली जगह हमारी बॉडी में होती है उसको हम कैविटी बोल देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये क्या कहलाता है? नजल कैविटी कहलाता है, नासिका गुहा कहलाता है, नाक के अंदर की जगह। अब इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या मिलेगा, देखो। सबसे पहले तो ये जो नजल कैविटी है ना, इसके अंदर हवा भरी रहती है। मतलब हवा जब हम पास करते हैं तो ऐसा नहीं कि जितनी हवा जाएगी बस नाक से लोगे तभी हवा जाएगी, थोड़ी सी हवा इस नजल कैविटी में भी रहती है। तो जब हम खाना खाते टाइम हमारा क्या है, खाना खाने पे ध्यान रहता है, तो हम सांस नहीं, कभी कभी सांस नहीं भी लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए, जस्ट कुछ सेकंड के लिए सांस हमारी नहीं ले पाते हैं हम खाना खाते टाइम। तो उस टाइम यहाँ से एयर सप्लाई हो जाती है, यहाँ पर हवा भरी होती है नजल कैविटी में। और क्या विशेषता है इसकी? चलिए, इसकी विशेषता हम लिख लेते हैं नजल कैविटी की। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसी, ये 3, ये जो ये इस तरह से रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? हड्डियां हैं। ये क्या है? हड्डियां हैं, बोन्स। तो बोन्स मिलती है, इन बोन्स का क्या काम है? ये बोन्स है ना, इन्हें कोंचा कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है जिन्हें कोंचा कहते हैं। ये पूरा क्या है? ये कोंचा। कोंचा क्या है? कोंचा आपकी जो नाक की गुहा है ना, नसिका गुहा, इसके अंदर ये हड्डियों का इस तरह का सेट मिलता है, ऐसा ऐसा रिंग जैसा, ऐसा ऐसा, ऐसी हड्डियां मिलती है। कहाँ पर? आपकी नासिका गुहा में, जिसे कोंचा कहा जाता है। इनका क्या काम है? तो आपकी नजल गुहा का क्या काम है? एक तो ये खाना खाते टाइम एयर सप्लाई करती है। दूसरा ये है कि देखो, बाहर की हवा कभी कभी गर्म होती है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्म हवा रहती है, या फिर किसी गर्म चीज के सामने हम खड़े रहते हैं तो हवा गर्म गर्म जाती है नाक में। तो क्या हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए इतनी गर्म हवा, हमारा टेम्परेचर तो फिक्स है। अब ज़्यादा टेम्परेचर वाली हवा थोड़ा दिक्कत दे सकती है बॉडी को। तो ये हड्डियां क्या करती है? इन हड्डियों से होकर ऐसे 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 एयर पास होके फिर अंदर जाती है, ऐसे ऐसे रास्ते से होकर हवा पास होके जाती है, जिससे क्या होता है कि वो हवा का जो टेम्परेचर है ना, वो नॉर्मल हो जाता है और हमारे शरीर में नॉर्मल हवा पहुंचती है। तो ये कोंचा जो है, हड्डियां होती है हमारी नजल गुहा, नजल कैविटी में, जो क्या करती है? हवा का टेम्परेचर नॉर्मल कर देती है। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट, अगर हम ठंडी हवा लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा ठंडियों के मौसम में, वो भी अच्छी नहीं है। तो इन्हीं हड्डियों से होकर वायु ऐसे पास होगी, ऐसे घुमावदार एरिया से निकल के जाएगी हवा, फिर अंदर जाएगी, तो टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाएगा। जी हाँ, लिरिंग्स की बात भी करेंगे प्रतीक हम। पहले नजल कैविटी, नजल गुहा, नासिका गुहा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दो, इसमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है? कि इसमें हम खाना खाते समय भी सांस ले सकते हैं, और यह हवा को गर्म और नर्म बनाती है। तो हवा को गर्म और नर्म किसके माध्यम से बनती है? इन्हीं कोंचा के माध्यम से। तो लिख सकते हैं आप कि जो कोंचा होती है, क्या नाम है इसका? कोंचा। कोंचा कहाँ मिलेगी? कोंचा हमारी नाक की गुहा के अंदर मिलती है। ये हड्डियां होती हैं, देखो अलग अलग, सुपीरियर हो, या अब ये सुपीरियर और मिडिल और नीचे वाली है ना इंफीरियर, इनके नाम याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोंचा याद कर लो, इतने डिटेल में हमें नहीं जाना। पर हाँ, ऊपर वाली को सुपीरियर बोल दिया, बीच वाली को मिडिल बोल दिया, नीचे वाली को इंफीरियर। जैसे कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा था ना,
अधोवर्ती, इस तरह से अधोवर्ती कोंचा, मध्य कोंचा, नीचे वाला कोंचा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ कोंचा याद रखो कि कोंचा क्या होता है, कहाँ मिलता है, हमारी नाक में मिलता है, नजल गुहा में मिलता है, नजल कैविटी में मिलता है। क्या काम है इसका, क्या करती है ये, हवा का तापमान नॉर्मल रखती है, सामान्य करती है, सामान्य करती है। और ये क्या है, ये हड्डियां होती हैं, हड्डियों का सेट होता है। ये क्या है, ये हड्डियां हैं। बात आई समझ में, कौनचा क्या होता है, तो दे आर बोन्स इन नजल कैविटी, नासिका गुहा के अंदर हड्डियां होती है जो क्या करती हैं, दैट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर वी ब्रीथ, है ना, जो भी हवा हम सांस लेते हैं ना उसका टेम्परेचर नॉर्मल करने का काम करती है। बड़ा होगा तो कम कर देगी, कम होगा तो नॉर्मल कर देगी, मतलब कहने का मतलब है नॉर्मल करने का काम करती है। और इसी नजल कैविटी में, इसी नजल कैविटी में आपको आपको स्मेल आती है ना, हम कहते हैं कि हमें खुशबू कहाँ से आ रही, आहा नाक से आ रही। अब नाक के पीछे चले जाओगे तो वहां से स्मेल थोड़ी ना आती है, स्मेल तो नाक में आती है। तो नाक में ऐसा क्या होता है जिससे स्मेल आती है, क्या होता है, तो इन्हीं नजल कैविटी में क्या स्थित होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, ऑल फैक्ट्री रीजन होता है। क्या होता है, ऑल फैक्ट्री रीजन होता है। सेल्स होती है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स यहाँ पर होती है, ऑल फैक्ट्री रीजन कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, ऑल फैक्ट्री रीजन। अब ये ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है ना, ऑल फैक्ट्री एक जगह होती है, ऑल फैक्ट्री जो हमारे ऑल फैक्ट्री लोब से कनेक्टेड होती है। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, सूंघना। तो इसका क्या काम है, यहाँ से जो भी स्मेल आती है, सेंस है, यहाँ पर सेंस सेल्स लगी होती है जो हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, जहाँ से हमें क्या होती है, स्मेल का आभास होता है, सेंसर बोल सकते हैं ना। ऑल्फैक्टरी रीजन, यहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे वहां पर ऑल्फैक्टरी का नाम भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, इसी नजल कैविटी में ऑल्फैक्टरी रीजन भी आपको मिलेंगे, जो क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल का क्या काम है, सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि ये जो गंध होती है, खुशबू होती है, गंध को भांपते हैं, सेंस करते हैं। यहीं से हमें खुशबू आती है, यहीं से ट्रांसफर होकर सिग्नल दिमाग के पास जाते हैं। कहाँ पर होते हैं, सेंस वाले ऑर्गन हमारी नाक में, नजल कैविटी में होते हैं। तो दो चीज मिलेगी, कौनचा और दूसरा क्या है बच्चों, ऑल्फैक्टरी लोब। समझ में आ गई नजल कैविटी सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, नाक खत्म हो गई, नाक की गुहा खत्म हो गई। यहाँ से अब हम कहाँ, यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या है, फेरिंग्स है। चलो फेरिंग्स की बात कर लेते हैं, जिसे ग्रसनी कहा जाता है ना। सभी ने पढ़ा होगा कि ग्रसनी क्या है, फेरिंग्स क्या है। ये एक कॉमन रास्ता होता है जहां से ऊपर से हमारी नाक से हवा भी जा रही है और मुंह से जो खाना जाता है, दोनों एक कॉमन रास्ते से होकर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी। ठीक है, ये कॉमन रास्ता होता है जहां से खाना और हवा दोनों एक साथ जाते हैं। चलो फेरिंग्स दिखाया जाए आपको, कहाँ पर है, ये है ग्रसनी का डायग्राम फेरिंग्स का। कहाँ पर है फेरिंग्स, चलो ग्रसनी जिसे थ्रोट यानी गला भी कहते हैं, जिसे गला भी कहते हैं, थ्रोट भी कहते हैं, फेरिंग्स या ग्रसनी। ये हो गई क्या, ग्रसनी। अब ग्रसनी कहाँ पर है मैम, यहाँ पर, ये देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से तो यहाँ तक का पूरा कॉमन रास्ता क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। अब देखो
नाक से जो हवा जा रही है वो भी यहाँ से होके जा रही है, मुंह से जो खाना होके जा रहा है वो भी यहाँ से होकर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन रास्ता क्या होता है? ग्रसनी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाना और हवा दोनों के लिए जो कॉमन रास्ता है वो क्या है? ग्रसनी है, फेरिंग्स है। ठीक है, फूड पाइप, फूड पाइप इसको कहाँ बोलेंगे? फूड पाइप बोलोगे इसको? वो तो उसमें आता है ना, ये वाला है फूड पाइप तो आपका ऐसा फोकस। चलो देखते हैं डाइजेशन में कहाँ मिलेगा। अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। ग्रसनी की बात हो गई। अब इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 नाम है, 3 नाम दे दिए। सबसे ऊपर वाली जो ग्रसनी है ना, ये पीले कलर की दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स। नेजो, नोज, नाक से जुड़ी हुई है ना, तो नेजो। नेजो फेरिंग, नेजोफेरिंग। ठीक है, और ये जो मुंह के पास जुड़ी हुई है इसको कहा जाता है ओरोफेरिंग्स। क्या कहा जाता है? ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग। और ये नीचे वाला, नीचे बिल्कुल कॉमन, जहां पर बिल्कुल नीचे जो है नाक और मुंह के नीचे वाला जो फेरिंग्स वाला सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग, ये पर्पल कलर वाला। ठीक है, तो इसके 3 नाम है। कभी पूछ ले कि नाक वाले फेरिंग्स को क्या कहा जाता है? नेजो, नाक, नेजो, ऑर्थो, ओ, मुंह। ऑर्थोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, 3 भागों में इसे बांटा गया है। यहाँ तक की बात समझ में आई? इसका काम क्या है? तो इसका काम यही है कि ये कॉमन रास्ता है खाने और हवा के लिए। समझ में आई बात? फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन रास्ता होता है जहां से हमारा खाना और हवा कहाँ पर जाते हैं? खाना तो चला जाएगा एसोफोगस में, और हवा कहाँ चली जाएगी? ट्रेकिया में, श्वास नली में चली जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सा भाग आता है? लेरिंग्स, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। लेरिंग्स यानी कि कंठ नली या स्वर तंत्र भी इसे कहा जाता है। इसका क्या काम है? चलो पहले तो डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है लेरिंग्स। ठीक है, कंठ नली या इसे स्वर तंत्र भी कहते हैं। कंठिका, कंठ नली बोल दो। कंठ तो अलग हो जाता है, वो फेरिंग्स हो जाता है, उसे गला कहते हैं। यहाँ क्या क्या काम होता है? यहाँ से हमारा साउंड निकलता है। क्या निकलता है? हमारी ध्वनि, हम बोलते हैं ना, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ध्वनि वो इसी लेरिंग से उठती है, बनती है, प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलती है? वोकल कॉर्ड मिलती है। वोकल कॉर्ड अभी बाद में बताऊंगी, पहले लेरिंग्स देख लो। लेरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो। ये हमारा मुंह है ना, यहाँ से हमारा खाना आता है, और ये पीछे हमारा जो ट्रेकिया है, श्वास नली थोड़ी आगे है, और उसके जस्ट पीछे की साइड में क्या होता है? हमारा एसाफोगस होता है। आहार नाल होती है ना। कहाँ पर होती है एसाफोगस? पीछे सफेगस, आहार नाल का हिस्सा जो है स्टार्टिंग वाला, जहाँ से खाना जाता है, वो पीछे रह जाती है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ तो जाएगा खाना, और यहाँ से जाएगी हमारी श्वास, इधर जाएगी। अब क्या होगा? दोनों के लिए सेम ही रास्ता है बिल्कुल। फेरिंग्स की बात कर रहे, जो लास्ट वाला फेरिंग्स है वहां से बिल्कुल कॉमन रास्ता है। तो कॉमन रास्ता तो ऐसा भी हो सकता है कि जो खाना है वो हमारी श्वास नली में चला जाए, है ना। हवा जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खाना इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो खांसी हो जाती है एकदम से। कभी कभी ठसका लग जाता है खाते खाते। क्यों लगता है? अगर आप खाते खाते बोल रहे हो या आपका ध्यान कहीं और है तो आपको पक्का ठसका लगता है, क्योंकि वो खाना कहाँ चला जाएगा? आपकी ट्रेकिया में चला जाएगा, श्वास नली में चला जाता है। कहाँ पर जाता है? श्वास नली में।
तो ट्रेकिया से पहले और फेरिंग्स के बीच में, यानी कि जो ग्रसनी है और आपकी श्वास नली है, इन दोनों के बीच में ये पार्ट जो होता है, ये इतना वाला भाग, इसे क्या कहते हैं? कंठ नली कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? लेरिंग्स कहा जाता है। अब खाना अंदर ना जाए इसीलिए ये जो लेरिंग्स है ना, इसके सबसे ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, है ना। जो खुला छेद है उसे ग्लोटिस कहते हैं, और उसके ऊपर जो खुला छेद है वो ग्लोटिस है, और उसके ऊपर जो ढक्कन है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। तो लेरिंग्स में कौन कौन से भाग आ गए? कहाँ से शुरुआत होती है? जैसे ही फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी खत्म होती है, वहां से लेरिंग्स यानी कि कंठ नली शुरू हो जाती है। कंठ नली की शुरुआत एक छेद से होती है, जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं, और इसी ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या है? ये खाने को हमारी श्वास नली में जाने से रोकता है। जैसे खाना आता है, हम निगलते हैं, ऐसे वो ढक्कन लग जाता है, क्लोज हो जाता है एपिग्लोटिस, और आपका खाना श्वास नली में नहीं जाता है। और इसी लेरिंग्स में, इसी कंठ नली में क्या मिलेगा आपको? वोकल कॉर्ड होती है ना। वोकल कॉर्ड होती है, एक छेद जैसी मसल्स होती हैं। तो जब हवा पास होती है ना इन मसल्स से, तो हवा जब भी पास होगी तो वो मसल्स है ना ऐसे सिकुड़ती है, खुलती है, बंद होती है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, मतलब एक तरह से छेद है, बंद चालू होता है, इससे ध्वनि निकलती है, साउंड निकलता है, शब्द नहीं बनते। शब्द कहाँ पर आकर बनते हैं? शब्द आपके जीवान से, दांतों से, तालू से, जो भी है आपकी टंग और इससे टकराता है ना जब वो साउंड, तब आपके शब्द बनते हैं। निकलता कहाँ से एक्चुअल साउंड, ध्वनि कहाँ से प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में? इसी लेरिंग्स से, वोकल कॉर्ड से निकलती है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अभी क्या लिखा है? इट प्रोड्यूस साउंड। क्या काम है लेरिंग्स का? ये ध्वनि निकालने का काम करता है। वॉइस बॉक्स कहते हैं जिसे, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इट हेल्प इन ब्रीथिंग, है ना, ये सांस लेने में मदद करता है। इसमें वो जो वोकल कॉर्ड है वो बंद चालू होती है, खुलती रहती है, सांस लेने में मदद करता है। खांसी आ जाती है तो उसमें भी मदद करता है ना, निगलने में मदद करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि हमारी जो श्वास नली है ना, उसमें सीलिया रहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया आता है ना तो वो सीलियाओं में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, अंदर नहीं जा पाता। या कोई सा पॉल्यूशन अगर नाक के बालों से कंट्रोल नहीं हुआ और भी अंदर चला गया तो वो यहाँ आके कंट्रोल हो जाता है। इनके अंदर सीलिया होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? महिला और बच्चों में ये पतला होता है, जो लिरिंग्स के शेप है ना थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए आवाज जो पिच निकलती है ना साउंड की, वो कैसी ज्यादा निकलती है, पतली आवाज होती है ना। किसके कारण? इसी के शेप के कारण होती है, इसके आकार के कारण होती है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई? किसी को डाउट? ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो जो एपिग्लोटिस है ना, एक ढक्कन जैसा है, तो क्या ढक्कन लगाए क्या वहां पे? वो मसल्स हैं, वो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कौन सी वाली कार्टिलेज? इलास्टिन। इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिन उपास्थि का बना होता है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? चलो नाम लिख दिए जाए हिंदी में। ये ग्लोटिस के पार्ट हैं। ग्लोटिस भी 3-4 पार्ट में बटा हुआ है, वो हम नहीं देखेंगे। सुपर ग्लोटिस, ऊपर वाला सुपर ग्लोटिस, मिडिल ग्लोटिस, लोअर ग्लोटिस, सब ग्लोटिस, इस तरह से इसके भी अलग अलग नाम हैं। तो ये ग्लोटिस हो गया। ग्लोटिस किसको बोलते हैं? छेद है, ये स्टार्टिंग है, ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है? आपके लेरिंग्स की, कंठ नली की, जो क्या है, खुला एक छेद है जिस जहां से शुरुआत होती है, उसे ग्लोटिस कहते हैं। और ये एपिग्लोटिस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? एपिग्लोटिस यहाँ है।
एपिग्लोटिस का क्या काम है, ग्लोटिस क्या होता है, श्वास नली। अब इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी ट्रेकिया। क्या स्टार्ट होती है बच्चों? ट्रेकिया, श्वास नली। चलो, श्वास नली के बारे में देख लेते हैं कि श्वास नली में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये मैंने वोकल कॉर्ड का डायग्राम लगाया। वोकल कॉर्ड देखो ऐसी होती है, अंदर से जब देखोगे ना तो इस तरह की मसल्स होती है, ये ऐसे बंद चालू होती है। देखो ये ओपन हो गई और ये बंद हो जाती है ना, प्रेशर से ये ओपन और क्लोज होती है, वोकल कॉर्ड कहते हैं इसे। तो वोकल कॉर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो कहाँ पर मिलेगी? लेरिंग्स में मिलती है, बीच वाले ग्लोटिस जो है पूरा भाग है ना उसके मिडिल वाले ग्लोटिस में मिलती है। क्या? वोकल कॉर्ड, जहां से आपका साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, स्वर रज्जु बोल दें हिंदी में इसे, स्वर रज्जु। ये कहाँ पर होती है? लिरिंग्स में, बीच में, बिल्कुल बीचों बीच स्थित होती है, मिडिल में होती है लिरिंग्स के। वोकल कॉर्ड यहीं से इनके फोल्ड होने से, ऐसे 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 फोल्ड होने से साउंड ये वाइब्रेट करती है। हवा के संपर्क में आती है ना तो इनमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है तो साउंड क्रिएट करती है। बाकी यहाँ से सारी हवा पास होके हमारे कहाँ पर चली जाएगी? ट्रेकिया में चली जाती है, श्वास नली में चली जाती है। ठीक है, तो श्वास नली देखो यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर हमारा पूरा लेरिंग्स खत्म हो जाता है और लेरिंग्स के बाद वाला जो हिस्सा होता है, फेफड़े की बात नहीं कर रही हूँ, फेफड़े तक का हिस्सा जो होता है उसे ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी श्वास नली, तो पूरी फेफड़ों तक रहेगी। ठीक है, अब ट्रेकिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है? सारी हवा जो पास होकर जा रही है वो हमारी ट्रेकिया से पास होकर जा रही है, और ट्रेकिया में श्वास नली में श्वास जाएगी और ट्रेकिया में है ना इस तरह से। अगर ये ट्रेकिया है तो इसके ऊपर ऐसे रिंग जैसे शी शेप के क्या मिलती है? रिंग्स मिलती हैं। इसका क्या काम है? पूरी गोल नहीं होती है, जैसे हम रिंग पहनते ना, अंगूठी पहनते हैं, ऐसी पूरी गोल नहीं होती, सी शेप में होती है। आगे से ऐसी दिखेगी और पीछे से बिल्कुल नहीं होती है। तो ये सी शेप की रिंग लगी हुई होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। चलो बाद में लिखवा दूंगी, पहले समझा देती हूँ इनके बारे में। इन रिंग्स का काम क्या है? देखो, हवा जैसे कहाँ जाती है? हमारे ट्रेकिया में जाती है। तो हवा जाती है तो ये ज़्यादा फैल ना जाए, है ना, ज़्यादा मोटा ना हो जाए, इसके लिए कंट्रोल करती है इसके शेप को, ट्रेकिया को। अब हमने सांस ली, सांस लेने के कारण ट्रेकिया का शेप गड़बड़ हो सकता है ना, तो उसका शेप गड़बड़ ना हो, उसका शेप फिक्स रहे, बांध के रखती है, एक तरह से उसको बांध दिया है कि इतना ही तुम्हें फूलना है, इससे ज़्यादा आपको फूलना नहीं है। तो ये उसका शेप डिसाइड करती है, उसे ज़्यादा चौड़ा नहीं होने देती। और जब हवा नहीं जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपका जो ट्रेकिया क्या है सिकुड़ के पिचक जाए। बलून में हवा भर दोगे तो मोटा हो जाएगा, बलून से जब हवा निकल जाती है तो पिचक जाता है ना, बिल्कुल ऐसा पिचकता नहीं है। ट्रेकिया का शेप बिल्कुल एक जैसा रहता है, कोन बना के रखती है, यही सी शेप की रिंग बना के रखती है, जो कि किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रेकिया की यहाँ पर विड्थ, लंबाई और चौड़ाई देके रखी है कि 11 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ी आपकी श्वास नली होती है। ठीक है, और कहाँ पर जाके टूट जाती है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आपके लंग्स के पास में। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाँ, उसको कोलैप्स होने से, टूटने से बचाती, ना तो पिचकने देती है ना ही फैलने देती है। एक तरह से ट्रेकिया का शेप मेंटेन करके रखती है। श्वास नली का जो आकार है वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, इन्हीं सी शेप की कार्टिलेज के कारण, कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई सभी बच्चों को बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिंग, चलो यही लिख लो, ये जो रिंग होती है ना, इन्हें रिंग कहते हैं। ये रिंग किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन उपास्थि कौन बनी होती है? ये ऐसी, देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा हो अगर, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 निशान दिख रहे हैं, वो निशान नहीं है, वो यही रिंग होती है, यही कार्टिलेज होती है। तो ट्रेकिया, और ट्रेकिया में आपको क्या मिलता है? सीलिया भी मिलता है। क्या मिलता है? सीलिया।
सीलिया ऐसे 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 स्ट्रक्चर होते हैं, जो अगर कुछ भी पॉल्यूटेड चीज़ें या बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो इसमें फंस जाते हैं। वो कहाँ होते हैं? इसी ट्रेकिया में होते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्योर वायु जाना चाहिए, प्योर एयर जाना चाहिए हमारे लंग्स के पास में, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो पहले तो नाक में फॉलिकल्स मिल गए, उसके बाद हड्डियाँ थोड़ी बहुत नाक की जो होती है कोंचा वो रोक लेती है, उसके बाद लिरिंग्स में थोड़ी बहुत फ़िल्टर हो जाती है हमारी हवा, उसके बाद ट्रेकिया श्वास नली में फ़िल्टर हो जाती है, सीलिया होते हैं वहाँ पर, सीलिया, फ्लैजिला अगर आपको याद हो सेल्स में मिलते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपकी हवा आ गई, यहाँ तक किसी को डाउट? अब कहाँ पर जाएगा? अब हवा हमारी कहाँ पर जाएगी? हाँ, ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, लिख लेना। इसे क्या कहते हैं? इसे विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप बोल दो, ट्रेकिया बोल दो, श्वास नली बोल दो, 3 नाम है इसके। हिंदी वाले बच्चे श्वास नली याद रखें, इंग्लिश में ट्रेकिया या विंड पाइप भी इसे कहा जाता है। चलो, अब हवा कहाँ गई? आगे बढ़ते हैं। ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है? श्वास नलिकाएं। अब देखो, ये लिरिंग्स हो गया, है ना? यहाँ से यहाँ तक हो गया लिरिंग्स, ठीक है? लिरिंग्स के बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी क्या? ट्रेकिया, श्वास नली। ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। श्वास नली के बाद जो हमारी श्वास नली है ना, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। इन्हें क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहा जाता है श्वास नली की श्वास नलिकाएं। श्वास नलिकाएं एक चली जाएगी लेफ्ट वाले फेफड़े में, लंग में, और दूसरी चली जाएगी राइट वाले में ना। इधर वाला राइट होगा, हमेशा ध्यान रखना, इधर वाला लेफ्ट होगा। तो एक इधर चली जाएगी इस वाले लंग्स में ऐसे, और एक इसमें चली जाती फेफड़ों में। इनके ऊपर भी रिंग लगी हुई होती, ध्यान रखिएगा। रिंग सिर्फ ट्रेकिया में ही नहीं मिलती है, ये कार्टिलेज की जो रिंग है ना, उपास्थि की जो रिंग होती है ना, ये ब्रोंकाई पर भी होती है। ध्यान रखना, ब्रोंकाई पर मिलेगी। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ भी मिलती है। ब्रोंकाई को भी कोलैप्स होने से, टूटने से बचाती है, ठीक है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। हाँ, सीलिया प्रतीक, वही तो बताया मैंने कि जो सीलिया होता है वो क्या करता है? विंड पाइप में, ट्रेकिया में मौजूद रहता है, जो हानिकारक जो भी चीजें हैं उसको क्या करता है? जाने नहीं देता है, रोक लेता है वहीं का वहीं। चलो, अब ब्रोंकाई की बात करते हैं। तो ब्रोंकाई जो होती है अलग अलग लेवल में डिवाइड रहती है। किस लेवल में डिवाइड रहती है? चलो वो बता देती हूँ। ये कहलाती है आपकी क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राथमिक श्वास नलिकाएं। श्वास नली एक है और उसको तोड़ दिया तो श्वास नलिकाएं हो गई। श्वास नलिकाएं प्राथमिक वाली। उसके बाद ये और ब्रांच में टूट जाएगी ऐसे, ये फिर 2 ब्रांच में, अलग अलग ब्रांच में टूट जाती है ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इन्हें क्या कहते हैं? ये वाली होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, यानी कि द्वितीयक श्वास नलिकाएं। श्वास नलिकाएं, ठीक है? तो ब्रोंकाई प्राइमरी होगी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में हवा जाएगी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी में जाएगी, टर्शरी के बाद बहुत सारी होती है और भी छोटी छोटी, और लास्ट वाली जो होगी उसको बोलेंगे
टर्मिनल, टर्मिनल यानी एंड हो जाता ना, टर्मिनेट, एंड, टर्मिनल ब्रोंकाई। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वास नलिकाएं, और एट लास्ट में टर्मिनल यानी कि अंत, अंत बोल दो, टर्मिनल बोल दो, टर्मिनल श्वास नलिकाएं जो लास्ट में होती। इतनी अलग अलग भागों में, ब्रांचेस में, जैसे पेड़ की नहीं अलग अलग शाखाएं निकल जाती है, ऐसे ये जो श्वास नलिकाएं ये भी हमारे फेफड़ों में ऐसी पूरी बिखरी हुई होती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई ब्रोंकाई क्या होती है। अब आगे बढ़े। अब जहां पर ब्रोंकाई लास्ट वाली, टर्मिनल वाली है, एंड वाली ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। दो वाली जो स्टार्टिंग वाली उन्हें तो ब्रोंकाई बोल दिया, ब्रोंकाई, और बाकी की जो है उनके ब्रोंक्यूल्स बोल, उन्हें ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। एल्वोली। अब लास्ट की जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं यानी कि सबसे आखिरी वाली श्वास नलिकाएं होती है। अब कहीं तो एंड होगा ब्रांच का, पेड़ की शाखाओं का कहीं ना कहीं अंत होता है, तो जहां एंडिंग होगी वहां पर ऐसे एयर जैसे बबल्स टाइप के, गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, संरचनाएं बनी होती है जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कुपिकाएं, वायु कोष्ठिकाएं, एल्वियोली इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वियोली। कहाँ पर होती है ये? जैसे कि हमारी ये ब्रोंकाई और टूट गई है ना, और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई, और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई, और लास्ट में आपको ऐसे गोल गोल संरचनाएं दिखाई देंगी, बबल जैसा, गुब्बारे जैसा शेप दिखाई देगा, इसे हम कहेंगे एल्वियोली, है ना, एल्वियोली। ये एंडिंग है बिल्कुल, ये सबसे लास्ट पार्ट है, यहीं से, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा का आदान प्रदान फेफड़ों से कोशिकाओं के मध्य कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है? एल्वियोली से होता है। तो ब्रोंकाइली फर्दर ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर एयर सेक, छोटे छोटे एयर सेक्स, वायु के थैले जैसी संरचनाएं गोल गोल होती है जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इनटू एंड अवे फ्रॉम योर बॉडी। तो ये एल्वियोली क्या होती है कि आपकी यहाँ पर कैपिलरीज मिलेंगी। क्या है? कैपिलरीज, केशिकाएं, है ना। यहाँ जो भी फ्लूइड भरा है वो भरा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी। कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? हमारी नाक से। ये नाक से ऑक्सीजन आई, है ना, ये ऑक्सीजन आ रही है यहाँ से, और ये ऑक्सीजन यहाँ गई, और यहाँ से डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? कैपिलरीज के पास चली जाएगी, केशिकाओं के पास, है ना। केशिकाओं के पास ऑक्सीजन की कमी हुई तो यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? आपकी केशिकाओं के पास चली जाएगी विसरण के माध्यम से। और कोशिकाओं में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रण, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और यहाँ कम होगी तो इधर चली जाएगी। तो कौन सा फंक्शन होता है यहाँ पर? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि विसरण। विसरण के माध्यम से जो हवा का, गैसों का आदान प्रदान होता है आपकी कैपिलरी और किसके बीच में? एल्वियोली के बीच में। ये वही जगह है जहां पर एक्सचेंज होता है गैसों का। समझ में आ गई बात? कहाँ पर मिलेगी ये सारी चीजें? ये सारी फेफड़ों में मिलेगी। हम फेफड़ा भी देखेंगे। चलो आगे बढ़े। एल्वियोली खत्म हो गई, लेकिन अभी हमने फेफड़ा नहीं करा है कंप्लीट। फेफड़ा देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ी? श्वास नलिकाएं यानी कि ब्रोंकाई पढ़ी, ब्रोंक्यूल्स पढ़ी, और एल्वोली। ये सब कहाँ पर है? ये जाल पूरा फैला हुआ कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? हमारे फेफड़ों में मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? हमारे फेफड़ों में मिलता है। तो चलो फेफड़े देख लेते हैं, कैसा दिखाई देगा फेफड़ों का स्ट्रक्चर। ये क्या है? लंग्स, फेफड़े। ठीक है, दो फेफड़े होते हैं, सभी को पता है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। ये सारा जाल दिख रहा है आपको यहाँ पर पूरा। देखो ये ब्रांच में डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स या श्वास नलिकाएं हैं ये, है ना। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है।
ये आपका ट्रेकिया आया, आपकी श्वास नली आई, 2 भाग में डिवाइड हो गई, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, श्वास नलिकाएं कहते हैं। ये श्वास नलिकाएं और छोटी छोटी श्वास नलिकाओं में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है ये। और लास्ट में, एट लास्ट में देखो ये ग्रेप्स जैसे दिख रहे हैं, है ना, ये ग्रेप्स नहीं है, ये एल्वियोली है। एट लास्ट में सबसे आखिरी में ऐसे ऐसे गोल 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 झुंड के जैसी एयर सैक्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। ये सब पूरी चीजें कहाँ पर है, हमारे लंग्स के अंदर है, हमारे फेफड़ों में है। ठीक है, चलो अब लंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित होता है ये सभी को पता होना चाहिए। हमारे लंग्स कहाँ पर है, जहां हमारा हार्ट है, थोरेसिक कैविटी में, वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा में क्या स्थित है, हमारे फेफड़े स्थित है, जहां हमारा हार्ट है। ठीक है, इसके अलावा अभी सभी को पता है कि इम्प्योर ब्लड कहाँ पर आता है, लंग्स के पास। लंग्स के पास जो ब्लड आता है वो कौन सा आता है, बिना ऑक्सीजन वाला इम्प्योर आता है, और यहीं से ऑक्सीजन लेके ब्लड हार्ट के पास जाता है। हाँ, वो लॉब्स की भी बात करेंगे प्रशांत हम, पहले ये देख लो। तो फुफ्फुसी धमनी, ध्यान रखिएगा, फुफ्फुसी धमनी लेकर आती है, याद है ना, भूले तो नहीं हो। फुफ्फुसी धमनी बिना ऑक्सीजन वाला रक्त कहाँ पर लेकर आती है, आपके फेफड़ों के पास लेकर आती है ना। और ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है ना। वैसे आर्टरियों में धमनियों में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन फुफ्फुसी वाली में इम्प्योर होता है, बिना ऑक्सीजन वाला। ठीक है, चलो अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सभी को पता है हमारे 2 फेफड़े होते हैं, 2 होते हैं, एक खराब हो जाए तो दूसरा काम कर सकता है, 2 होते हैं। इन फेफड़ों में 3, ये वाला जो फेफड़ा है, इधर देखो पहले तो, ये राइट साइड वाला, ये राइट वाला, इसे क्या कहेंगे हम, राइट, दायां, और ये बायां है, ये क्या है बच्चों, बायां, लेकिन लेफ्ट वाला है। इनमें ये फेफड़े है ना, ऐसे अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, इनमें 3 पार्ट होते हैं, ये देखो इधर, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। पहला वाला मतलब दायां वाला जो फेफड़ा है वो 3 भाग में बटा होता है, जिसे लोब कहते हैं। क्या है ये, लोब। क्या कहलाते हैं ये, लोब कहलाते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब हैं। कितने हैं, ध्यान रखिएगा, इधर 3 लोब है और इधर 2 मिलते हैं। बाएं वाले में देखो, एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी संरचना कैसा दिखता है आपका अंग, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्ट का डायग्राम दे दिया गया था, उसके पार्ट पूछ लिए गए थे, तो लोब भी पता होना चाहिए। तो इधर वाला जो फेफड़ा है, ये बायां वाला, लेफ्ट वाला, इसमें 2 लोब होते हैं। कितने होते हैं, 2 लोब। कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। इधर 2 रहते हैं और इधर 3। देखो ये ऐसा, ये पहला लोब हो गया और ये दूसरा। ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ, अपर लोब, फ्रंटियर लोब, मिडिल लोब वो छोड़ो, ये नाम भी लिखे हुए हैं, नाम नहीं लिखे हैं, आगे लिखे हुए मिल जाएंगे, और याद करने की जरूरत नहीं, बस 3 लोब याद रखो। ये सबसे स्टार्टिंग का फ्रंटल वाला है ना, अपर वाला है, और ये फ्रंटल बिल्कुल सामने है, और नीचे वाला मिडिल, और जो भी लोब है नाम, वो नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस 3 लोब याद रखो, और इधर 2 होते हैं। ये बात समझ में आ गई, लिख लो, या फिर वहां मैंने लिख ही दिया है। राइट में, राइट लंग जो है उसमें कितने, 3 लोब होते हैं, 3 लोब्स। दायां, दायां फेफड़ा जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 भाग या लोब होते हैं। और लेफ्ट वाले में, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, है ना। बाएं में, बाएं में 2 लोब होते
इसके अलावा थोड़ा सा शेप का फर्क पड़ जाता है। हाँ वो हार्ड रहता है, बताऊंगी वो भी मैं। इसके अलावा जो आपका इधर वाला फेफड़ा है ना, कौन सा, राइट साइड वाला, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इधर से देखना है, सामने से नहीं देखना है कि इधर वाला राइट है इधर वाला लेफ्ट है, उल्टा करके देखना है। सारे अंग इधर वाले राइट पार्ट होंगे, इधर वाले लेफ्ट पार्ट होंगे, हार्ट में भी बताया था, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो फेफड़ा होता है ना, इस फेफड़े से थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। अगर पूछे कि कौन सा वाला फेफड़ा बड़ा होता है तो पता होना चाहिए कौन सा, राइट वाला, लिख लो। राइट जो लंग है ना, यानी कि दाया फेफड़ा, क्या होता है, बड़ा, बिग एंड वाइड। बड़ा और चौड़ा, लंबाई की बात नहीं कर रही हूं मैं, चौड़ाई की बात कर रही हूँ। मतलब दिखने में भी बड़ा दिखेगा और चौड़ा भी होगा, ठीक है। कौन सा, राइट वाला। और ये जो लेफ्ट वाला इधर वाला लंग है ना, उससे थोड़ा सा छोटा होता है, लेंथ कम होती है, एंड शॉर्ट इन लेंथ। ये कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को। एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, बात आई समझ में। बड़ा, चौड़ा और लंबाई बाएं वाले से कम होती है। बड़ा होता है और चौड़ा होता है, चौड़ा है, और लंबाई बाएं वाले से कम होती है। लेकिन ऐसा है, पिच मतलब फैला हुआ है लेकिन छोटा है, ठीक है। चलो डायग्राम पे आते हैं फिर से। ये वाला जो फेफड़ा है ना, इधर वाला, ये चौड़ा होगा और लंबाई थोड़ी सी कम होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। क्या हो गया, क्या कॉम्प्लिकेशन आ गई, क्या समझ में नहीं आया प्रतीक को आज की क्लास में? हाँ, फेफड़े समझ में नहीं आए? फेफड़े हम पढ़ रहे हैं, फेफड़ों में क्या होता है, ब्रोंकाइल होती है, मतलब श्वास नलिकाएं होती है, और श्वास नलिकाएं और एल्वियोली कहाँ पर, फेफड़ों में होती है। फेफड़ों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दो फेफड़े होते हैं मैडम, एक इधर होता है एक इधर होता है। इधर वाला चौड़ा और लंबा होता है, इधर वाला छोटा, इधर वाला थोड़ा लंबा और पतला होता है, इधर वाला मोटा और छोटा होता है। अब एक और बात, यहाँ पर जो है इस वाले में एक ऐसा छेद जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, यहीं पर हमारा दिल होता है। हमारा हार्ट कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड होता है ना, इधर की साइड में होता है, बाईं तरफ हार्ट होता है, तो वो कहाँ पर फंसा पड़ा रहता है, यहाँ पर रहता है। कहाँ पर, इधर वाले फेफड़े में, इसलिए इसका शेप थोड़ा अंदर से ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, अगर हम फेफड़े बनाएं तो ये वाला फेफड़ा ऐसा है, ठीक है, और ये वाला जो है थोड़ा सा इससे लंबा रहेगा। बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और इसमें इसमें यहाँ पर एक सी शेप हो जाता है, ऐसा ऐसा शेप हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है। इसके कारण क्या बन जाता है, कॉनकेव शेप बन जाता है, एक अवतल कॉनकेव, ऐसा कटोरी जैसा शेप होता है ना, ये क्या है, कॉनकेव नोच या गड्ढा बोल दो, अवतल गड्ढा बन जाता है ये, अवतल गड्ढा। क्यों, क्योंकि यहीं पर क्या है, हमारा हार्ट आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, आ गई बात समझ में दोनों फेफड़ों के बारे में। अब फेफड़ों की लेयर्स देख लो फटाफट से। फेफड़ों की अब हम देख लेते हैं क्या लेयर्स। देखो, लेयर याद रखना, लेयर हार्ट की भी हमने पेरिकार्डियम लेयर पढ़ी थी ना, ऐसी इसकी भी लेयर होती है। इसकी लेयर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसकी जो लेयर है यानी कि आउटर कवर है, फेफड़े ऐसे ही नहीं होते, फेफड़ों के ऊपर कवर चढ़ा होता है, लेयर होती है, सतह होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल।
क्या कहते हैं? प्लूरल। प्लूरल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि आपके जो फेफड़े हैं उनकी आउटर कवरिंग को जिसने कवर करके रखा है उस लेयर का क्या नाम है? प्लूरल नाम है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फेफड़े हैं और फेफड़े को किसने कवर करके रखा है? ये प्लूरल ने। ये क्या है? प्लूरल है। बस इतना याद रखो कि प्लूरल इसे कहते हैं। और इसी प्लूरल, ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें दो झिल्ली पाई जाती है, ऐसी ऐसी और ऐसी। ये क्या है आपकी? प्लूरल। इसमें क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, दो झिल्ली पाई जाती है। क्या काम है इसका? दो परतें पाई जाती है, दो परतें इसमें होती है प्लूरल में। इसका काम क्या है? हर एक परत का काम क्या होता है आपकी बॉडी में? आपके अंग को सुरक्षा देना। अगर कहीं धक्का लगता है, जर्क लगता है किसी कारण से, तो आपके फेफड़े सुरक्षित रहें, ये काम इसका होता है। और इसी के नीचे एक खाली जगह मिलती है, ऐसी खाली जगह रहती है, ये बिल्कुल एक खाली खाली नली आप जैसे स्ट्रक्चर मान सकते हो। इन्हें हम कैविटी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी, यानी कि प्लूरल गुहा। ठीक है, प्लूरल गुहा कहते हैं। गुहा में क्या बना भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड क्या करता है? जर्क से, शॉक से बचाता है आपके फेफड़े को। तो इसकी लेयर का नाम जरूर याद रखना, प्लूरल इसे कहा जाता है। शेप कैसा होता है? शंक्वाकार, कोण के जैसा शेप होता है ना। आपके लंग्स का शेप पूछ ले तो कोण के जैसा शेप। ठीक है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये जरूर याद रखिएगा। कलर, कलर याद रखें। अगर हेल्दी वाला है आपका लंग, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल आपके फेफड़े हेल्दी हैं, तो उसका कलर कैसा होता है ना? ये लिख लो, यहाँ लिख लो, हेल्दी लंग जो होते हैं, है ना, बिल्कुल प्योर लंग्स, फेफड़े, हेल्थी फेफड़े। अगर आपके फेफड़े बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका कलर कैसा होगा? इसका रंग कैसा होगा? पिंक, पिंकिश एंड लाइट ग्रे, यानी कि गुलाबी जैसा, गुलाबी कलर होता है, बिल्कुल गुलाब के जैसा कलर होता है, गुलाबी और हल्का हल्का सा काला कलर होता है, हल्का सा ग्रे कलर, वो जो होता है ना बिल्कुल ब्लैक ग्रेइश कलर, वैसा कलर होता है, हल्का काला कलर होता है और गुलाबी कलर होता है। और अगर कोई बीमारी है, अनहेल्दी वाले हैं, अनहेल्दी लंग्स जो हैं, है ना, बीमारी हो गई है अगर, उनका कलर कैसा होता है? रंग कैसा होता है? देखो कैसा कलर होगा? डार्क ग्रे कलर हो जाएगा, डार्क ग्रे, काला काला पड़ जाएंगे, वो काले पड़ जाएंगे, डार्क ग्रे, है ना, यानी कि धूसर काला बोल दो, या काले हो जाएंगे, काला कलर हो जाता, बिल्कुल ब्लैक तो नहीं होंगे, ग्रेइश डार्क हो जाएगा। और स्पॉट्स मिलते हैं, एंड स्पॉट्स, धब्बे मिलते हैं, जैसे चांद में दाग होते हैं ना काले काले कलर के, ऐसे हमारे फेफड़ों में भी दाग हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं अगर अनहेल्दी है तो। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की बात? हाँ, स्टडी ऑफ लंग्स, प्लूरोलॉजी। क्यों कहते हैं प्लूरोलॉजी? क्योंकि इसकी जो कवर है ना, मेम्ब्रेन है, उसका नाम प्लूरल है ना, इसलिए प्लूरोलॉजी। ठीक है, चलो, किसी को डाउट?
तो ये एनाटोमी थी, ये हमने पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मानव का, वो कैसा दिखता है, कहाँ से शुरुआत होती है, नाक से शुरुआत होती है, नाक में बाल होते हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं, पॉल्यूशन को अंदर जाने नहीं देते, ट्रैप कर लेते हैं। इसी के अलावा इसके बाद नंबर आता है नजल कैविटी का, नासिका गुहा का। नासिका गुहा में 3 हड्डियां मिलती हैं जिन्हें कोंचा कहते हैं, जो क्या करती है, हमारी हवा जो है, वायु है, उसको क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, कम ज़्यादा नहीं होने देती, गर्म ठंडा नहीं होने देती है। इसके अलावा ओल्फैक्टरी लोब, स्मेल करने का सेंस कहाँ पर रहता है, नजल कैविटी में होता है, ठीक है। और फिर हवा कहाँ पर पास होगी, ग्रसनी में आती है, फेरिंग्स में आती है, जो कॉमन रास्ता है खाने के लिए, सांस लेने के लिए, बिल्कुल फेरिंग्स। 3 भागों में इसको बांटा गया, इसके 3 नाम दे दिए हैं, कभी पूछ लिया जाए। ऊपर वाला नाक के पास वाला फेरिंग्स नेजो कहलाता है, मुंह के पास वाला ओरो, और नीचे वाला हाइपोफेरिंग्स होता है। जैसे ही फेरिंग्स खत्म होती है, हवा कहाँ पर जाती है, लेरिंग्स में जाती है, कंठनली में जाती है। कंठनली का जो गेट है, छेद है, उसे ग्लोटिस कहते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो कार्टिलेज का बना होता है, इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है ना, ताकि वो ऐसे 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 हो जाए, जैसे हमारे कान हो जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं, तो मुड़ने में कौन सी कार्टिलेज चाहिए, उपास्थि चाहिए, इलास्टिन चाहिए, ठीक है। और यही इसे स्वर तंत्र भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पूछ लिया जाए कहाँ पर होगा, लैरिंग्स में। कहाँ पर, वोकल कॉर्ड से साउंड हमारा क्रिएट होता है। बच्चों की, औरतों की आवाजें पतली होती है क्योंकि उनका लेरिंग्स पतला होता है, ठीक है। और आदमियों की, बॉयज की मोटी होती है, क्यों, क्योंकि उनका लेरिंग्स मोटा होता है। ये थी बात। एपिग्लोटिस में कार्टिलेज याद रखना। इसके अलावा आती है हवा, हमारी ट्रेकिया, श्वास नली में। श्वास नली में क्या होते हैं, रिंग पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, जो हमारी श्वास नली का शेप मेंटेन कर रखती है। हवा जाने से फूलती नहीं है और पिचकती नहीं है, किसकी वजह से, रिंग की वजह से। और यही रिंग किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। इसके बाद हमारा ट्रेकिया अब 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, 2 ब्रोंकाई में बढ़ गया, जिन्हें हम श्वास नलिकाएं कहते हैं। ये 2, ये प्राइमरी होती है क्योंकि स्टार्टिंग वाली है। इसके बाद फिर ये 2 में टूटेगी, वो सेकेंडरी, उसके बाद फिर टूटेगी, टर्शरी, ऐसे करके बहुत सारी होंगी। और लास्ट वाली होगी, उसे टर्मिनल, एंडिंग वाली, अंत वाली श्वास नलिकाएं कहते हैं। ये सब पूरा कहाँ पर है, हमारे फेफड़ों में है। श्वास नलिकाओं में भी रिंग मिलती है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एल्वियोली, सबसे आखिरी भाग किसका, हमारी श्वास नलिकाओं का, जहां से पूरी गैस जो सांस हमने ली वो हमारी श्वास नलिकाओं में चली गई। और सबसे आखिरी वाला भाग आता है एल्वियोली, यहीं से वो जो हमारी ऑक्सीजन है, हमारी गैस है, हमारे ब्लड के पास चली जाती है, कैपिलरी के माध्यम से। कहाँ गई है अब, ब्लड, और ब्लड से कहाँ चली जाएगी, सेल के पास चली जाएगी, कोशिकाओं के पास चली जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आई। एल्वियोली से ही डिफ्यूजन के माध्यम से, यहाँ हवा ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होता है, एल्वियोली से होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फेफड़ों का स्ट्रक्चर देखा हमने, 2 फेफड़े होते हैं। इधर वाला फेफड़ा मोटा और छोटा होता है, इधर वाला लंबा पतला होता है, क्योंकि इधर हार्ट मिलता है। हार्ट वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, नोच बोलते हैं, कार्डियक नोच कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं, कार्डियक नोच। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिल रहता है, दबा देता है, इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा पिचक जाता है, पतला भी हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे लंग्स। लंग्स में लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, है ना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि कितने लंग्स होते हैं, वो तो सभी को पता है। लोब कितने होते हैं, इधर वाले में 3, इधर वाले में 2 लोब होते हैं, मतलब 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, इधर वाला 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। इसके आगे लेयर्स का याद रखना, लेयर को क्या कहते हैं, जो पूरे लंग को कवर करके रखती है, दोनों को प्रोटेक्शन देती है, उसकी जर्क से सहायता करती है, किसी तरह की हानि ना हो हमारे लंग्स को, अंदर की साइड में हिले डुले या हम गिर जाएं तो इनको लगे ना। और इसके आसपास ही क्या मिलती है, पसलियां मिलती है, रिब्स मिलती हैं, ठीक है। इसकी लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। इसीलिए लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं, प्रतीक ने बताया, प्लूरोलॉजी, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, आपका जो लंग है
ये यहाँ फेफड़े खत्म हो गए, अब यहाँ पर एक मसल मिलती है। कहाँ पर? यहाँ पर एक मसल मिलती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। क्या है? डायफ्राम। ये डायफ्राम ऊपर होता है, नीचे होता है। सांस लेते हैं तो ऊपर होता है, सांस छोड़ देते हैं तो फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, कहाँ होता है डायफ्राम? कहाँ मिलेगा? ये रहा डायफ्राम। ये इस डायफ्राम के ऊपर आपके दोनों क्या होते हैं? फेफड़े मौजूद होते हैं और आसपास पसलियां होती है। आपकी फेफड़ों को कौन सी हड्डियों ने घेर के रखा है? पसलियों ने, रिब्स ने। ठीक है, हार्ट और फेफड़े को थोरेसिक कैविटी के अंदर बख्शी गुहा में। ठीक है, ये डायफ्राम एक मसल है। क्या है? एक मसल है जो क्या होती है? ऊपर होती है और नीचे होती है ना, और आपकी पसलियों को ऐसे फुलाती है और छोड़ देती है। ये हम कल देखेंगे डीप में इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है। इसके नीचे होता है डायफ्राम। तो ये पूरा आपके क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव श्वसन तंत्र है। किसी को डाउट? ठीक है, तो ये था पूरा हमारा रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से अंग आते हैं, उनके काम क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैसे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कहाँ पर पहुँच गई है? हमारे ब्लड में पहुँच गई। अब यहाँ से कहाँ जाएगी? सेल के पास जाएगी। और उस रेस्पिरेशन में सभी को पता है क्या है? श्वसन, ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है। तो कैसे एटीपी बनेगी, कितनी बनेगी? 36 एटीपी कहाँ बनती है, 34 कहाँ बनती है, पायरुविक एसिड कहाँ बनता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर होगी कोशिका में, ये सब हम कल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज हमारा मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल इसको हम ऊर्जा बनाएंगे, किस तरह से ऊर्जा बनती है। यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ना चाहते तो यूट्यूब पर आपकी इस तरह से एमसीक्यूज आते रहेंगे। शनिवार के दिन कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, जो मैं बैच के बच्चों को सॉल्व करवाती हूँ। इसके अलावा जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच अवेलेबल है। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर जो है बैच चलाई जा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डेमो क्लासेस देखो, आपको पसंद आती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन बैच आएगा जनवरी में, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। तो जो रिवीजन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन बैच को जो ज्वाइन करेंगे उनको जो फाउंडेशन बैच है वो नहीं मिलेगा। जो अभी फाउंडेशन बैच दिसंबर तक ज्वाइन कर लेते हैं उनको साथ में रिवीजन बैच फ्री मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और जिनको बैच से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी करना, प्रॉब्लम है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 6909208423 हेल्पलाइन नंबर, इस पर क्वेरी कर लो। जो भी आपको प्रॉब्लम है या डिस्कशन करना है रिलेटेड टू द बैच और एप्लीकेशन से जुड़ी जो भी आपको समस्या है, सारी आप क्वेरी कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा इस नाम से, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, और कूपन कोड, जो बच्चे बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए कूपन कोड है 499 का बैच है, AMC 499 कूपन कोड आपको यूज करना है। 50% डिस्काउंट है, बैच 1000 का, 1000 रुपये का 50% डिस्काउंट में बैच आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो बोल रहे हैं कि मैडम फ्री में पढ़ने को कहाँ मिलेगा, उनको बता दूं, यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आती हूँ। और साथ ही साथ आपके लिए NCERT की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है मैंने, जिनको फ्री में पढ़ना है। तो कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। NCERT की जो सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, उसको अटेंड करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।